जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। झारखंड के वैसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं क्लास 11th में, तो वैसे विद्यार्थी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। क्लास 11th में ऑप्शनल पेपर यदि जियोलॉजी है और अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिर एमसीक्यू का तैयारी कहाँ से करें, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एग्जाम से पहले पहले तक मैं मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि क्लास 11 कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना है। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों ही मीडियम में, हिंदी इंग्लिश में। तो चलिए फिलहाल अभी हिंदी मीडियम में ही चलेगा। 10 क्वेश्चन का ये सेट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर कह रहा है कि जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन है आपके सामने। अधिकेंद्र, केंद्र, कंपन बिंदु और उत्पत्ति नाल। तो इस क्वेश्चन के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी केंद्र, जिसे सेंटर बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्लेट विवर्तनी, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार कौन से प्लेट किनारा के द्वारा नए भूपर्पटी या प्लेट का निर्माण होता है। रचनात्मक, विनाशात्मक, मॉड्यूलर एंड सुरक्षात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ये रचनात्मक सटीक उत्तर हो जाएगा। रचनात्मक सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भूविज्ञान का अध्ययन उपयोग किया जाता है धरातल पर नए खनिजों के खोज के लिए, नए डैम या सुरंग के निर्माण के पहले उसके अस्थायित्व की जांच के लिए, पुल निर्माण के पहले साइट अप्रूव होते हैं, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ये ऑल ऑफ दिस सही है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ गए? इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है जीन्स, आपके सामने ऑप्शन है जेफरीज, आपके सामने ऑप्शन है, हालांकि यह कांट होना चाहिए था, कांड लिख दिया है, कांट। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है चैम्बरलिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अगर सटीक उत्तर के बारे में मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, यानी कांट। हालांकि यहाँ पर ये में टिक लगाया है तो इसको आपको नजरअंदाज करना है, इनको ध्यान में नहीं रखना है। जो मैं सटीक उत्तर बता रहा हूँ इन्हीं को आप ध्यान में रखिए। बाकी आप कंफ्यूजन के लिए गूगल भी कर सकते हैं कि सर गलत बता रहे हैं, तो ऐसे में आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि एरर फ्री आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका परिकल्पना है वो कांट के द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, इनका पूरा नाम क्या है? इमैनुअल कांट। इनके द्वारा दिया गया था, जो कि निहारिका परिकल्पना को इंग्लिश में आपका नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय इमैनुअल कांट। समझ गए? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांट। अब अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सक्रिय, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत प्रकार है, यानी यहां पर 3 शब्द आपको मुख्य रूप से दिया हुआ है। सक्रिय, प्रसुप्त और मृत, ये जो 3 प्रकार है इनका संबंध, इन तीनों शब्द का संबंध आखिर किससे है? भूकंप से, ज्वालामुखी से,
प्लेट से या आपका मैग्मा, है ना, या मैग्मात्मक से, मैग्मा से। तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन है, सक्रिय, प्रक्षुब्ध और मृत। तो बेसिकली इनका जो संबंध है ये वोल्केनो से संबंधित है, बोले तो आपका ज्वालामुखी से संबंधित है। समझ गए? वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और मृत प्रकार के ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हम वैसे ज्वालामुखी को कहते हैं जो, है ना, प्रत्येक क्षण वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है, ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है ना। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी ये कभी कभार होता है ना। मृत ज्वालामुखी ये लंबे दिनों बाद जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो इसे, इस प्रकार के ज्वालामुखी को मृत प्रकार के ज्वालामुखी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सटीक उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बोले तो इनका संबंध वोल्केनो से है, बोले तो ज्वालामुखी से है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि धरातल से 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उत्थित, नियुक्त या अंतर्ग्रसित स्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, पहाड़ है, पर्वत है, आपके सामने ऑप्शन है कटक, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले कई एक वीडियोस भी ऑलरेडी क्लास 11 से रिलेटेड मैंने अपने चैनल में दिया हूं, लेकिन अगर नहीं देखें कोई बात नहीं। आपको एक बात दिमाग में रखना होगा कि मान लीजिए ये पहाड़ का स्ट्रक्चर है, ठीक, ये मान लीजिए पहाड़ का स्ट्रक्चर है। तो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है आपका कि अगर पहाड़ की ऊंचाई 300 मीटर है, 300 मीटर, तो ये पहाड़ कहलाएगा। लेकिन इसी पहाड़ की ऊंचाई अगर 300 मीटर से अधिक है तो आपका पर्वत कहलाएगा, पर्वत यानी माउंटेन कहलाएगा। तो बस कंसेप्ट आपको याद रखना है, बाकी आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर 300 मीटर, अगर आपका 0 से 300 मीटर के बीच में है तो इसको पहाड़ कहलाएगा, और अगर 300 मीटर से अधिक पहाड़ों की ऊंचाई है तो ये पर्वत कहलाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि धरातल से यानी लैंड एरिया से 300 मीटर ऊंचाई यानी हाइट में जो आपका उत्थित यानी उठा हुआ भाग है ना, स्थल, उस भाग को क्या कहा जाता है? तो इनका नाम है पर्वत। यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्वत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर शैलखंड बालूकर्ण के सहारे आपस में तथा घाटी के तल एवं पार्श्व से टकराते हैं और खंडित होते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए क्या होता है ना कि ये मान लीजिए क्या है, ये आपका समुद्र है या नदी घाटी है। तो यहाँ जो है आप जानते हैं वेव्स वगैरह आते रहता है, तरंगे। तो पानी के तरंगे जब आता है तो ये हमेशा किनारे की ओर पानी को धकेलता है ना। और किनारे के अंदर कंक्रीट वगैरह रहता है, बाल। तो पानी जो वेव के प्रभाव से पानी जो है किनारे की ओर धकेलता है, और इन्हीं जब पानी क्या होता है किनारे की ओर धकेलता है तो किनारे में मौजूद जो छोटे छोटे कंक्रीट के रूप में है बालू कण है, ये आपस में क्या रहता है, टकराते रहता है और खंडित होते रहता है, मतलब उनका और टुकड़ा होते होते रहता है। तो आखिर इनका क्या वजह है, इस क्रिया को क्या, इस प्रोसेस का क्या नाम है? तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, अपघर्षण, द्रव चालित क्रिया, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस दोनों ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो अपघर्षण बल सुने होंगे, उन्हीं अपघर्षण को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघर्षण। क्वेश्चन नंबर 8, जलप्रपात का निर्माण नदी के किस विकास क्रम में होता है ना? प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक अवस्था, तरुण अवस्था और वृद्धावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जलप्रपात का निर्माण, जलप्रपात बेसिकली इंग्लिश में उनको वाटरफॉल को कहा जाता है। तो जलप्रपात का निर्माण नदी के किस विकास क्रम के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ये प्रारंभिक अवस्था सटीक उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9
कह रहा है कि नदी के भौम क्या कार्य के अंतर्गत आता है? नदी के भौम क्या कार्य के अंतर्गत आता है? आप अपर्दन कार्य आता है, परिवहन कार्य आता है, निक्षेपण कार्य, या इनमें से सभी? तो मोस्टली ऑप्शन में देखा जाता है कि ऑल ऑफ दी जहां सही रहता है तो वहां ऑप्शन नंबर डी ही सही होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी जरूरी है, आपका एनालिसिस जरूरी है। तो आप अपर्दन का कार्य भी भौमिकीय कार्य के अंतर्गत ही आता है, नदी के भौमिकीय कार्य। परिवहन कार्य भी नदी के भौमिकीय कार्य के अंतर्गत ही आता है, और निक्षेपण कार्य भी नदी के भौमिकीय कार्य के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करो तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस सेट के लिए, क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र के निक्षेपण कार्य के द्वारा निर्मित कटक जैसी संरचना को मृत समुद्री जीवों के कवचों के एकीकरण के द्वारा बनती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? टिब्बा, कुंडली, परवाल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है यहाँ पर समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ समुद्र के निक्षेपण कार्य द्वारा, है ना, निक्षेपण कार्य द्वारा कटक जैसी संरचना, कटक जैसी संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। कटक जैसी संरचना का निर्माण करता है किन के द्वारा? तो मृत समुद्री जीवों के कवचों के एकीकरण के द्वारा। यानी आपका जो मैरीन वाटर में, यानी समुद्री जल में जो मरा हुआ जीव है, जलीय जीव है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, मर जाने के बाद किसी जगह में इकट्ठा हो जाना, तो वो क्या कहलाता है? तो इन्हें आपका परवाल भित्ति कहा जाता है। परवाल भित्ति, इसी को इंग्लिश में कोरल रीफ कहा जाता है। कोरल रीफ, आप अगर गूगल सर्च करेंगे कोरल रीफ या परवाल भित्ति तो आपको देखने में बड़ी खूबसूरत लगेगा, है ना, देखने में अच्छा लगता है। क्रिस्टल वाटर के बीच अगर देखने को मिले तो और ज्यादा बेटर लगेगा। तो जो कि इनसे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट आर्टिकल अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी मैं दिया हूँ कि परवाल भित्ति क्या है, इनके क्या, है ना, इनके बारे में क्या जानकारी है। तो ऑलरेडी मैं कोरल रीफ से रिलेटेड तस्वीर के साथ मैं इनसे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी दिया हूँ, वहां भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपका ये सेट 1 था। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा सेट 1 सेट 2 यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की। अभी आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेगा, इसके बाद फिर आपको इंग्लिश मीडियम में भी कोशिश करूंगा, है ना। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। यदि आप क्लास 11 के हैं तो आपका ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जियोलॉजी